योर आईनेस। थैंक यू। एंड निकिता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका रिसेंट ट्रैक तू ही दिसदा काफ़ी सोलफुल है, तो इस गाने के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी और आप पर्सनली इससे कितना रिलेट करती हैं? इंस्पिरेशन तो फिल्म था, सीन था, लव था। ऑफ कोर्स लव इज़ द इंस्पिरेशन फॉर तू ही दिसदा। और मैं तो बहुत खुश हूँ टू बी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। कितना प्यारा गाना है और बहुत खुश हूँ कि ये कॉम्बिनेशन अभी भी रहा है, अरिजीत और दादा और मेरा, क्योंकि हम लोग का जो ये कॉम्बिनेशन, आई थिंक बहुत प्यारे गाने बने हैं पास्ट में भी साथ में, और ये वैसा एक गाना है। आजकल रोमांटिक सॉन्ग का टेक्सचर काफ़ी चेंज हो गया है, तो आपके हिसाब से तू ही दिसदा कैसे अलग स्टैंड आउट करता है? इस गाने में एक खासियत है कि जो मेलोडी है बहुत ही इंडियन है, और उसमें मतलब एक बहुत देसी फ्लेवर है, बट जो अरेंजमेंट है, एमो पियानो ट्रैक है, वो इतना अच्छा ब्लेंड किया है इंडियन रोमांटिक गाने का फ्लेवर के साथ एक मॉडर्न लव टाइप का फ्लेवर। और मुझे लगता है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल, तू ही दिसदा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक लव सॉन्ग फॉर जेन जी। आजकल रोमांटिक सॉन्ग का टेक्सचर काफ़ी, निकिता का आपकी जर्नी इंडी से बॉलीवुड तक काफ़ी डाइवर्स रहा है, तो कौन सा फेज आपके लिए सबसे चैलेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव था? मुझे तो मेरा एक्चुअली उल्टा रहा है कि मैंने पहले फिल्मों में गाया है और उसके बाद मैंने अपने इंडी गाने भी रिलीज़ किए। यूजुअली लोगों का उल्टा होता है। तो सबसे पहले तो मैं जब कॉलेज में थी मैंने तमिल फिल्मों में गाया, जब मेरा कोई प्लान ही नहीं था गाना गाना और मतलब सिंगर बनने का, और फिर तेलुगु, फिर बॉलीवुड। तो उसके बाद मैंने एक्चुअली अपनी इंडी करियर शुरू की, और बहुत ही अलग सा कूल सा जर्नी रहा है, क्योंकि ये सब कोई कुछ मेरे प्लान में नहीं था सिंगर बनने का। तो जो भी मैंने किया दिल से किया और प्यार से किया, और मैं एंजॉय करती हूँ अपने करियर को। आपने राप्ता, उल्लू का पट्टा और कई हिट सॉन्ग्स दिए हैं, तो क्या आप कॉन्शियसली जॉनर्स एक्सपेरिमेंट करती हैं या फ्लो के साथ चलती हैं? मैं तो फ्लो के साथ चलती हूँ ये जॉनर एक्सप्लोरेशन के लिए तो मैं कंपोजर्स को थैंक करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और उनकी वजह से अलग अलग जॉनर के गाने मिलते हैं गाने के लिए, और स्क्रैच हो या फाइनल जो आप सुनते हैं। और इसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ और ग्लैड हूँ, क्योंकि मेरे अलग अलग रूप आप लोग को सुनने का मौका मिला है। आज के टाइम पर प्लेबैक सिंगिंग का लैंडस्केप काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, तो आपने अपनी इंडिविजुअलिटी कैसे मेंटेन करती है? मतलब इसके पीछे तो कोई सोच नहीं है कि मैं इंडिविजुअलिटी मेंटेन करूँ या ना करूँ। मैं जैसे हूँ वैसे ही हूँ, और मैं कंपटीशन के बारे में सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये एक आर्ट फॉर्म है गाना गाना, और आपकी आवाज़ है, इसको आप क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं। और जो गाने आपको मिलना है वो मिलेंगे, क्योंकि वही आप मतलब आपकी वॉइस क्वालिटी, सिंगिंग, सब अच्छे सिंगर्स हैं, और गाने का फितरत होता है। तो ये इसमें कंपटीशन पे ध्यान ना रखना ही बेस्ट है, और खुद पे काम करना। क्योंकि इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि कई बार म्यूजिक कंपोजर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स हैं, वो आपसे गाना गवाएंगे, बट आखिरकार में जब फाइनली गाना रिलीज होगा तो पता चलता है किसी और के सॉन्ग किसी और ने गाया हो गाना। जी, तो आपके साथ कभी ऐसी चीज फेस हुई या? जी बिल्कुल हुई है। पहले बहुत होता था, जब शुरू में मैंने कोई भी गाने को बहुत सारे स्क्रैचेस गाए मैंने, और किसी और की आवाज़ में निकले हो, और अभी कम होता है वो, जो एक अच्छी बात है। मतलब उसका मतलब मेरा एक रेपुटेशन बना है एज अ सिंगर, एक ब्रांड वैल्यू है एज एन आर्टिस्ट, और लोग मतलब गाना पसंद करते हैं मेरे। तो ये ग्रोथ एक जर्नी भी होता है अपना, कि आप कितने गाने गाओ, कितना आपका म्यूजिक निकले, फिर लोगों को एक लगाव मिलता है उस आर्टिस्ट के साथ। तो ये हर आर्टिस्ट के साथ एक जर्नी होता है। Do you think as an struggling singer के साथ ये ऐसा होना एक आम बात है? मुझे लगता है कि बता देना चाहिए कि आप एक स्क्रैच गा रहे हो, जो कि मोस्टली बता देते हैं कि आप ये एक स्क्रैच ही है, तो फिर आप उस एक्सपेक्टेशन से नहीं चलते हो कि ये मेरा गाना मिले, मुझे ये गाना मिला है, क्योंकि गाना तो अल्टीमेटली फिल्म का है, कंपोजर का है, और तो आप बस गाना गा रहे हो। तो अगर आपको पता हो कि ये स्क्रैच है तो उस एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
इंडस्ट्री में रिक्रिएटेड और रीमेक्स उनका ट्रेंड काफी बढ़ सा गया है जी। तो एज एन सिंगर आपको लगता है कि ये क्रिएटिविटी को लिमिट करता है या नया ऑडियंस तक पहुंचने का एक तरीका है? लिमिट तो नहीं करता है क्योंकि दोनों रीमिक्स भी बन रहे हैं, ओरिजिनल गाने भी बन रहे हैं, मैंने खुद दोनों गाए हैं और इसका कोई अच्छा बुरा मतलब हर चीज़ का अच्छा बुरा होता है और इसका कोई अच्छा बुरा है नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स रीमिक्सेस बनते ही रहेंगे क्योंकि एक फेमिलियरिटी रहती है। दोनों चीज़ होती है, एक तो आपको गाना पहले से पता है तो एक वो गाना आपके ज़बान में ऑलरेडी है और दूसरी बात है कि एक मुझे एज एन आर्टिस्ट बहुत कूल लगता है कि मैं जब एक गाना गाती हूँ, पुराना गाना, जैसे मैंने बात बाकी का रीमेक गाया है, तो जब मैं वो गाना गाती हूँ स्टेज पे एक कॉलेज गिग में जैसे देखा जाए तो एक स्टूडेंट से लेके टीचर तक सब गा रहे हैं क्योंकि सबको वो गाना पता है। तो ये खासियत है रीमेक की कि एक गाने की लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हो और अगले जनरेशन को भी सुना रहे हो, तो वो एक अच्छा चीज़ है रीमिक्स का। और उसके अलावा ओरिजिनल गाने तो बनते ही हैं, तू ही दिसदा एक ओरिजिनल गाना है, आवन जावन एक ओरिजिनल गाना है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि क्रिएटिविटी किसी भी तरह कम हो रहा है। मुझे तो लगता है आजकल क्रेजी सिंगर्स और भी टैलेंटेड लोग निकल रहे हैं। आपके लाइव कॉन्सर्ट्स काफी एनर्जेटिक होते हैं, स्टूडियो रिकॉर्डिंग और लाइव परफॉर्मेंस में आपका बिगेस्ट डिफरेंस क्या फील होता है? वो जो एनर्जी की बात कर रहे हैं आप, वो डिफरेंस तो है ऑफ कोर्स कि आप लाइव में जो लोगों के एनर्जी के साथ एक कंबाइंड एनर्जी मिलता है वो बहुत ख़ास है लाइव शोज़ में। और जबकि दोनों बहुत अलग है क्योंकि जब आप शो कर रहे हो तो इट्स इन द मोमेंट और जब आप स्टूडियो में गा रहे हो तो उसमें परफेक्शन का गेम ज़्यादा है कि आप चाहते हो कि आप दोबारा करो, 3 बार करो, जब तक वो परफेक्ट ना बने क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड चीज़ है, पूरे मतलब इटर्निटी के लिए रहेगा वो रिकॉर्डिंग, तो आप चाहते हो कि वो जितना अच्छे से कर पाओ टाइम दे के मेहनत करके। तो दोनों चीज़ एकदम ऑपोजिट है एक्चुअली क्योंकि आप जब गा रहे हो तो आप वो मोमेंट आके चला गया और सबने साथ में एक्सपीरियंस किया। इंडिया में लाइव कॉन्सर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अब इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल के कंपैरिजन में अभी भी कमी है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आजकल इतने सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, उनको अब उनका टेक मिल रहा है, टेक राइडर जो भी होता है, प्रोडक्शन बैक एंड सपोर्ट मिल रहा है, जिसका मतलब है कि है इन्वेंट्री हमारे पास और आई थिंक ये और भी अच्छा होता जा रहा है। सो ये नहीं कह सकते कि कोई कमी, आई थिंक बेटर ही हो रहा है। आपने अरिजीत सिंह के साथ काम किया है, गाने में भी आपने एक साथ काम किया है, तो उनसे साथ कोलैबोरेट करने का एक्सपीरियंस कैसा था और क्या कुछ सीखा है आपने उनसे? ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, सारे मेरे मोस्टली बड़े बड़े गाने उनके साथ हैं और मुझे उनके बारे में ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि बहुत मतलब सिंप्लिसिटी के साथ सिर्फ म्यूज़िक पे ही ध्यान देते हैं। मतलब बाकी जो पॉप आर्टिस्ट का, लेजेंड आर्टिस्ट का दूसरे जो एस्पेक्ट्स होते हैं उन पे उनका कोई ध्यान ही नहीं है, उनका म्यूज़िक पे ध्यान है, जो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है एज एन आर्टिस्ट, जिसको मैं बहुत एडमायर करती हूँ। और ये आई थिंक सबसे कूल चीज़ है अरिजीत के बारे में। आज के टाइम में अरिजीत को बेंचमार्क माना जाता है, क्या ये प्रेशर क्रिएट करता है सिंगर्स के लिए? नहीं प्रेशर क्यों क्रिएट किया जाए? आई थिंक हर आर्टिस्ट का एक, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक जर्नी होता है एक और उस जर्नी में आपकी ग्रोथ किसी और के ग्रोथ से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक कभी भी ये प्रेशर, इनफैक्ट ये इंस्पिरेशनल है। आपको लगता है इंडिया में सिंगर्स के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेनिंग, एक्सपोजर और फेयर पेमेंट सिस्टम अभी भी डेवलप हो रहा है या ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका है? डेवलप हो रहा है, स्ट्रांग भी हो रहा है, बट आई थिंक हम एक अच्छा चीज़ जो कहा जा सकता है कि इस चीज़ पे बहुत काम हो रहा है, बहुत बॉडीज़ कम्युनिटीज़ बने हैं पेमेंट स्ट्रक्चर को और ये सब चीज़ों को अलाइन करने के लिए, सिंगर्स को, आर्टिस्ट्स को और एम्पावर करने के लिए, और बेहतर होता जाएगा।
रॉयल्टी और पेमेंट इश्यूज को लेकर भी काफी डिस्कशंस हो रहे हैं, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? और मैंने हाल ही में एक सिंगर ने कहा कि मतलब कि उनको मतलब कि वो गाने के लिए 1.5 लाख मिले हैं, बट जो है वो कंपनी ने और उसने जो है काफी करोड़ कमाए हैं उसके लिए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं रॉयल्टी का इशू अभी भी हो रहा है? इशू की बात मतलब ये इशू है या ना है वो तो मैं उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट ये कह सकती हूँ कि अभी लास्ट 2 साल में 3 साल में मैंने बहुत चेंज देखा है पेमेंट स्ट्रक्चर में, रॉयल्टीज़ में। और आई फील कि एक तो आपको एज अ सिंगर यू हैव टू पार्टिसिपेट ऑल्सो इन, मतलब आपको इन सारे कम्युनिटीज़ में भाग भी लेना पड़ेगा ताकि आपको मिल पाए वो मदद। और आई थिंक डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है 2 साल में। आशा भोसले जी की बात की जाए तो आशा भोसले हमारे देश नहीं रही, लेजेंडरी सिंगर, इंडस्ट्री को उन्होंने इतना कुछ दिया है। आप अगर उनसे इंस्पायर्ड हैं तो उनकी लेगेसी आज के सिंगर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? मैं उनकी तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं हमेशा उनके साथ मतलब उनकी ट्रजेक्ट्री और उनकी सिंगिंग करियर से मैं बहुत रिलेट कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे भी वर्सेटाइल सिंगर लेबल किया जाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतना कुछ सीखने को मिला है उनके जर्नी से। एंड ऑफ कोर्स हम बहुत सैड है कि वो हमारे साथ नहीं है अभी, बट उन्होंने इतना काम किया है, इतना दिया है इस इंडस्ट्री को कि उनकी लेगेसी तो हमेशा के लिए रहेगा। और डेफिनेटली हम इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे उनकी म्यूज़िक से, उनकी जर्नी से। मेरा पहला रीमेक उन्हीं का गाना था, रात बाकी का, जो रीमेक इत्तेफाक से मैंने गाया। तो रात बाकी बात बाकी